हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे सिक्स ज्योग्राफी का 5वां अध्याय, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो अध्याय का नाम है क्या? तो पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। इसमें वायुमंडल, जलमंडल, जितने भी मंडल हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। कितने देश हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ कहाँ पर हम रह रहे हैं उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, उनके बारे में भी थोड़ा मोड़ा इसमें देखने को मिलेगा। तो चलिए उसको हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। कहाँ है? ये पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम रह रहे हैं। यहाँ जो है मानव जीवित रह सकता है। मानव क्या है? यहाँ पर जीवित रह सकता है, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं। अब हमारे लिए आवश्यकता क्या-क्या है? तो भूमि चाहिए, जल चाहिए, हवा चाहिए, जो कि कहाँ पर मौजूद है? तो सिर्फ़ पृथ्वी पर ही मौजूद है। क्या है? पृथ्वी पर ही कौन-कौन सी चीज़ मौजूद है? तो जल है, भूमि है, हवा है, जिससे हम यहाँ पर रह पा रहे हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक आपस में मिलते हैं। क्या है? पृथ्वी एक ही ऐसा एक सतह है जहाँ पर 3 प्रमुख वरण घटक हैं, महत्वपूर्ण घटक हैं, जो आपस में मिलते हैं तथा तथा एक दूसरे को वो प्रभावित करते हैं। क्या होता है? एक और मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो उसे भूमंडल कहा जाता है। जहाँ पर हम रह रहे हैं वो ठोस भाग है, उसको बोलते हैं क्या? तो भूमंडल। भूमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी का वो भाग, ठोस भाग जहाँ पर हम रहते हैं, वो भूमंडल कहा जाता है। अब आगे है गैस की परतें। पृथ्वी जो गैस की परतें होती हैं, जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहा जाता है? गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है, उसे वायुमंडल कहा जाता है। याद रखिएगा, वायुमंडल किसे कहते हैं? जो पृथ्वी को वायुमंडल जो होता है, जो पृथ्वी को चारों ओर घेरती है। कौन? तो गैस की परतें, उसको वायुमंडल कहते हैं। जैसे कि जहाँ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है तथा दूसरी गैस भी पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और कई गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे आर्गन हो गया, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ये समझ गए? तो दूसरी तरफ है जो पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। क्या जाता है? पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पे, एक 3 बार देखते हैं जो कितना भाग है उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, लेकिन उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो बहुत से सारे भाग जो हैं यहाँ पर आपको क्या मिलता है? 97% भाग पर भी हमको जल ही जल मिलते हैं। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? जलमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जल में जो है, जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएँ, जैसे बर्फ है, जल वाष्प है, ये सब सम्मिलित हैं। जल में कौन-कौन सी अवस्थाएँ? बर्फ है, जल है और जल वाष्प है। वायुमंडल किसे कहते हैं? भूमंडल किसे कहते हैं? जलमंडल किसे कहते हैं? इसको हम अभी पढ़ चुके हैं। आगे क्या है? तो जीवमंडल, एक होता है जीवमंडल। आप 4 मंडल के बारे में यहाँ पर पढ़ रहे हैं। कोई क्या-क्या? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। तो जीवमंडल क्या है? तो जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है। ये क्या है? जीवमंडल एक छोटा-सा क्षेत्र है, जहाँ पर स्थल है, जल है, हवा है, एक साथ ये सब आकर मिलते हैं, जहाँ पर जीवन जो है, सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं। जीवमंडल किसे कहते हैं? जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं, जहाँ सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं, उसे जीवमंडल कहा जाता है। अब देखिए, ये शब्द जो है, शब्दों की उत्पत्ति कैसे होती है? तो शब्द की उत्पत्ति जो है, ग्रीक भाषा लिथास, ग्रीक भाषा क्या? लिथास का अर्थ क्या होता है? पत्थर। और एटमास का अर्थ होता है वाष्प। और ह्यूडर का अर्थ होता है जल। समझिएगा, इसको आपके से पूछा जाता है, जो पत्थर का ग्रीक भाषा के नाम में आप जानिएगा, तो लिथास जो होता है वो पत्थर होता है, और एटमास क्या है? वाष्प है। और ह्यूडर क्या है? तो जल है। समझ गए होंगे। और आगे भी है, बायोस का अर्थ होता है जीवन। बायोस का क्या अर्थ होता है? तो जीवन। बायोस का अर्थ होता है जीवन। क्या आप इनसे भी, हम इससे भी अधिक नाम जो है ग्रीक भाषा में लिया जाता है और उस नाम से जाना जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो भूमंडल है। अब भूमंडल के बारे में पढ़ते हैं। भूमंडल क्या है? तो भूमंडल जो है, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहा जाता है? भूमंडल कहा जाता है। यह भूपट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है। क्या होता है? ये चट्टानों और
मिट्टी की पतली परत जो है उससे ये बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पोषक तत्व कहाँ पाए जाते हैं? भूमंडल में। ये किससे बना होता है? ऊपर पट्टी जो होता है उसकी ऊपर पट्टी की चट्टान और मिट्टी की जो थोड़ी-सी पतली परत जो होती है उससे क्या बना होता है? तो भूमंडल बना होता है। आगे है, इसमें क्या होता है? जीवन के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 प्रमुख भागों में बाँटा जा सकता है। पृथ्वी की सतह को कितने भागों में बाँटा जा सकता है? तो 2 भागों में। कौन-कौन से? उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक है महाद्वीप और एक जो है महासागरीय बेसिन। उसको हम देखते हैं कैसे लिखा हुआ है। तो ये जो है बड़े स्थलीय भू-भागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है। जो बड़ा स्थल है उसको किस नाम से? महाद्वीप के नाम से। और तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से। जहाँ पर स्थल है उसको महाद्वीप बोलेंगे और जहाँ पर जल है उसको महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। विश्व के सभी महासागर आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। विश्व के जितने भी महासागर हैं, प्रशांत है, हिंद है, अरब है, जो भी बंगाल की खाड़ी में जो देखते हैं नीचे के सागर, हिंद महासागर है, जो भी है सब एक दूसरे से क्या है? जुड़े हुए हैं। विश्व के मानचित्र को हम देखेंगे तो आपको इसमें देखने को मिलेगा क्या एक दूसरे से जुड़े हैं। क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं? कुछ है जो जैसे जल का एक दूसरे से जुड़ा हुआ है महासागर, उसी प्रकार स्थल भी जुड़ा हुआ है। उसके बारे में हम आगे देखते हैं। समुद्र जल का तल सभी जगह एक समान होता है। आपसे पूछा जाता है, आपको दे देता है, ऑप्शन में देता है जो समुद्र तल का जल जो होता है एक समान नहीं होता है, एक समान होता है, एक समान से कम होता है। ये सब आपसे ऑप्शन में मिलता है। तो आप याद रखिएगा समुद्र का जो जल है, जल का तल जो है, नीचे का तल वो सब क्या है? एक समान हर जगह जो है, हर जगह एक समान आपको मिलेगा। स्थल की ऊँचाई को समुद्र तल से मापा जाता है और स्थल की जो ऊँचाई है, आप जहाँ पर रह रहे हैं उसकी ऊँचाई जैसे बिहार है तो बिहार 200 मीटर के ऊँचाई पर है, 75 मीटर के ऊँचाई पर है। ये सब आपसे कितने ऊपर की ऊँचाई पर है, ये किससे नापा जाता है? तो ये समुद्र तल से नापा जाता है। स्थल की ऊँचाई समुद्र तल से मापा जाता है। जिसे क्या बोलते हैं? जिसे शून्य माना जाता है और इसको जो स्थल है जो नीचे से मापा जा रहा है उसको शून्य माना जाता है। क्या आप इसको समझ गए होंगे? तो एक बार हम पुनः पढ़ते हैं इसको। जो समुद्र जो होता है, समुद्री जल का समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो है स्थल की ऊँचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की ऊँचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट जिसे शून्य माना जाता है, इसको क्या माना जाएगा? तो शून्य माना जाएगा। तो चलिए आगे हम समझते हैं। देखिए ये चित्र है, चित्र को हम जब समझेंगे तो हम धीरे-धीरे आपको समझाते चलते हैं। ये हिंद महासागर है। ये क्या है? हिंद महासागर है। ये देखिए ऑस्ट्रिया है, ये एशिया है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है। आगे देखेंगे, ये क्या है? ये देखिए ये अंटार्कटिका है, ये अ अल्टांटिक अटलांटिक है, ये अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिण अमेरिका है, ये प्रशांत महासागर है और उत्तरी अमेरिका है। प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका को आप देख लीजिए। ये महाद्वीप हो गए और महासागर हो गए। महाद्वीप कौन-कौन है? तो महाद्वीप में आप देखेंगे तो महाद्वीप एक उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप ये सब क्या है? महाद्वीप है। और ये महासागर है। दक्षिणी महासागर हो गया, ये अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया, ये सब प्रशांत महासागर हो, ये क्या सब? सब महासागर हैं। अब देखिए आगे है जो विश्व का सबसे ये आपसे पूछा जाता है जो विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंटेन एवरेस्ट समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है। ये आप सबका क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है। तो ये क्वेश्चन जो है एकदम याद करके रखिएगा कि माउंट एवरेस्ट जो है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8848 मीटर ऊंचा है। 8848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से ऊंचा है। 8848 से एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? तो विश्व की सबसे ऊंचा जो होता है शिखर माउंट एवरेस्ट है, जो कि समुद्र तल से 8848 मीटर ऊंचा है।
विश्व का सबसे गहरा जो है भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। ये भी क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे, दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा भाग है, जिसको क्या बोलते हैं, मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। क्या है, मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई क्या है, 11,022 मीटर। 11,022 मीटर। यहाँ से दो क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो सबसे गहरा भाग किस महासागर में है, तो प्रशांत में। और किस नाम से जाना जाता है, कहाँ प्रशांत महासागर का जो है मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त के नाम से जाना जाता है। को क्या है वो, विश्व का सबसे गहरा भाग है। और इसकी गहराई कितनी है, तो 11,022 मीटर इसकी गहराई है। और विश्व का सबसे शिखर जो है माउंट एवरेस्ट, सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 8848 मीटर ऊंचा है। क्या आगे है, क्या आपने कभी कल्पना की है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी की सबसे ऊंचे भाग में इतनी अधिक भी हो सकती है? आप सोच सकते हैं। आगे है, यहाँ पर हम देखेंगे तो, क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं में, यहाँ पर देखिए तो, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा। देखिए यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये सब चीज़, ये दो नाम हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कौन कौन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। तो कौन थे, न्यूजीलैंड के। पहले पूछता है जो कौन से पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, तो उसमें आपको कौन नाम याद रखना है, तो कहाँ के थे, कौन थे और कब चढ़े थे, इनका भी हम नाम याद रखेंगे। इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। याद रखिएगा कौन, न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी। एडमंड हिलेरी कहाँ के, न्यूजीलैंड के। एडमंड हिलेरी कहाँ के, न्यूजीलैंड के। तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा। कौन, तेंजिंग नोर्गे शेरपा। कौन, भारत के कौन, तेंजिंग। आपसे हर बार ये क्वेश्चन कभी जब माउंट एवरेस्ट के बारे में पूछता है तो इनका नाम और इनका नाम पूछा जाता है। तो कौन थे, भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। कौन कौन, न्यूजीलैंड के एडमंड और भारत के शेरपा। 29 मई 1953 डेट भी पूछा जाता है, तो कब, 29 मई 1953 को ये सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। उसके बाद कौन थे, उसके बाद था जापान की जुंको तोबेई, विश्व की पहली महिला। और ये जो थी विश्व की पहली महिला थी, कौन, जुंको ताबेई। जुंको ताबेई जो थी ये विश्व की पहली महिला थी। आप, ये कहाँ की थी, तो जापान की। जापान की विश्व की पहली महिला जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी, जो कि 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था। कब, तो 16 मई 1975 को पहला कदम एवरेस्ट पर रखने वाली जापान की जुंको ताबेई थी, जो पहली महिला थी। और भारत के बारे में है, तो भारत का जो थे बिछेंद्री पाल, भारत की पहली महिला थी जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था। भारत की कौन, तो बिछेंद्री पाल। कब, तो 23 मई 1984 को। 23 मई कब, डेट के साथ भी आपसे पूछा जाता है, जो भारत की पहली महिला कौन थी जो एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था, तो ये बिछेंद्री पाल थी। कब, तो 23 मई 1984 को। तो चलिए इसके बारे में हम जान लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ये जितने भी हम अभी पढ़े हैं, एक ना एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए, हर ये आपके लिए बहुत ही भूगोल के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन, और आप इसको पढ़े हैं। तो चलिए आगे है, महाद्वीप किसे कहते हैं। अब महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। आप ऊपर जो देखे थे 7 महाद्वीप के नाम, उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। महाद्वीप जो है किसे कहा जाता है, महाद्वीप आप समझिए स्थल के जगहों। तो महाद्वीप जो है पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो कितने हैं, तो 7 हैं। कितने महाद्वीप, तो 7 महाद्वीप। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हैं, जल राशि के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये कौन कौन से हैं, याद रखिएगा कौन कौन से हैं। आपसे लाइन बाय लाइन भी पूछा जाता है, उनके एरिया के हिसाब से भी पूछा जाता है, कौन कौन से हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। सातों के नाम आप याद रखिएगा।
कौन-कौन से हैं? पहला रखिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। याद रखिएगा कौन-कौन से? एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सबसे महत्वपूर्ण 7 आपके महाद्वीप हैं। विश्व के मानचित्र को देखिए और ध्यान से आपको हम दिखाए थे जो कौन से कहाँ पर थे। तो उस प्रकार हम देखेंगे आगे है दिया गया स्थल का बहुत बड़ा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। स्थल का जो बहुत बड़ा भाग है वो कहाँ पाया जाता है? तो उत्तरी गोलार्ध में ऊपर के भाग में वो सबसे बड़ा भाग पाया जाता है। ठीक। आगे है एशिया। अब एशिया के बारे में हम जानते हैं तो एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पूछता है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? उसमें अफ्रीका दे देगा, उत्तर अमेरिका दे देगा, यूरोप दे देगा, एशिया दे देगा। तो उसमें आप क्या लगाइएगा? तो एशिया जो है सबसे बड़ा भाग क्या है? यूरोप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? तो एशिया के नाम से जाना जाता है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला हुआ है। कितने तिहाई में? तो 1/3 भाग में ये कुल क्षेत्रफल के फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये महाद्वीप कहाँ है? तो ये पूर्वी गोलार्ध है। आप जान रहे हैं ये इधर का भाग आप रखेंगे तो ये क्या है? पूर्वी गोलार्ध है। ठीक। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है और कर्क रेखा जो है ये जो कर्क रेखा है इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है और एशिया जब है एशिया के पश्चिम में आप जाइएगा तो यहाँ पर क्या है? यूराल पर्वत है। आपसे पूछा जाता है तो यूराल पर्वत कहाँ पर है? तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो यूरोप से जो एशिया को क्या करता है? यूरोप से अलग करता है। जो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे यूरोप से अलग करता है और यूरोप यहाँ पर है। आप जानते हैं एशिया के बगल में यूरोप है और यूरोप जो है ऐसे समझिए ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका एशिया हो गया और इसके बीच में एक है क्या? यूराल पर्वत है। ये जो है एशिया को अलग कर रहा है किससे? यूरोप से। ठीक। ये है। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया और इसके पूरे भूभाग को क्या बोलते हैं? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप प्लस एशिया ठीक कहा जाता है। आगे है यूरोप। अब हम एशिया के बारे में पढ़ लिए, अब यूरोप के बारे में है। तो यूरोप जो है यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यूरोप क्या है? जितना बड़ा एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? एशिया। और उससे जो ये बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आपको बताए थे ये जो पश्चिम भाग है यहाँ पर क्या है? यूरोप है। ठीक। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। ऊपर जो है आर्कटिक वृत्त है ये इससे होकर क्या होता है? गुजरता है। यह तीन तरफ से जल से आपसे पूछा जाता है जो कौन तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है? तो यूरोप जो है ये तीनों तरफ से जल से, इधर भी जल है, इधर भी जल है और इधर भी जल है। तीनों तरफ से जल से ये घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र में इसको हम देखेंगे, इसको हम आपको दिखाए भी थे। ऐसे आपको इससे हम ये आपको नक्शा के रूप में बताते हुए चले जा रहे हैं। तो चलिए अब अफ्रीका है। तो अफ्रीका क्या है? तो अफ्रीका जो है एशिया का जो है एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो है अफ्रीका यहाँ पर है। अफ्रीका यहाँ पर है। ये आप एशिया को देखें, ये यूरोप को देखें, ये अफ्रीका है। ये अफ्रीका जो है क्या है? ये दूसरा बड़ा भाग है। ये क्या है? दूसरा बड़ा भाग है। इसका महाद्वीप का। विषुवत वृत्त का या जीरो अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरते हैं। विषुवत वृत्त जो है यहाँ ये जो विषुवत वृत्त है 0 डिग्री अक्षांश जो है ये लगभग इसके मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ये जो बहुत बड़ा भाग जो है ये जो भाग है ये बहुत बड़ा भाग है, ये उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक। आप उसको चित्र में आप समझिएगा कि यह यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। आप इसको एकदम याद रखिए कि तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती है?
तो वो महाद्वीप का नाम क्या है? तो अफ्रीका उस महाद्वीप का नाम है जिस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं। कर्क हो, मकर हो और विषुवत है, तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती है। वो कौन सा द्वीप है जिससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती है? तो वो अफ्रीका का महाद्वीप है और इससे तीनों रेखाएं गुजरती है। इससे जो है याद रखिए, ये दूसरा भी सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे भी है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट इसमें आपको देखने को मिलता है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। आपसे भी ये भी पूछा जाता है, जो सहारा का रेगिस्तान क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान क्या है? सहारा का रेगिस्तान है। जो कहाँ पर स्थित है? ये भी अफ्रीका में ही स्थित है। ये भी कहाँ पर है? अफ्रीका में भी ये भी स्थित है। अफ्रीका में सहारा है। अफ्रीका कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती है। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका जो है उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर है। ठीक, बहुत बड़ा भाग कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में है। ये आप याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट। आगे है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी जो है यहाँ मिस्र से होते हुए अफ्रीका से होकर ये गुजरती है। कहाँ पे? विश्व की सबसे बड़ी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। अफ्रीका का मानचित्र हम देखे थे, इसमें जो है कर्क, मकर और विषुवत जो है किन किन भागों से होकर गुजरती है, ये आप ऊपर के चित्रों में हम आपको एक बार दिखा ही देते हैं। चलिए, ये जो है अफ्रीका, ये क्या है? अफ्रीका है। ये अफ्रीका है, ये आप नील नदी देख रहे हैं। ये रेखाएं जो है मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये कर्क रेखा है। ये सहारा मरुस्थल है। ये देख रहे क्या है? ये सहारा है। ऊपर में सबसे उत्तरी भाग जो है सबसे ज्यादा कहाँ है? अफ्रीका का उत्तर का भाग है। ये दक्षिणी का भाग थोड़ा सा है, लेकिन उत्तर का जो भाग है, उत्तरी भाग वो बहुत ज्यादा है, उत्तरी गोलार्ध में। आगे है अफ्रीका, हम पढ़ लिए अफ्रीका। उसके बाद है उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका जो है विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। हम दो तीन महाद्वीप के बारे में पढ़े हैं और ये चौथा महाद्वीप है, जो कि ये तीसरा है। पहला है एशिया, दूसरा है अफ्रीका, तीसरा में आप देखेंगे तो कौन है? उत्तर अमेरिका। ये क्या है? तीसरा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है। ये दक्षिण अमेरिका जो है, ये दक्षिण अमेरिका है और ये उत्तर अमेरिका है। ये सक्रिय भाग जो है इससे ये जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। और इसको जो है पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है। इसको पनामा जल संधि कहा जाता है। जो इससे जुड़ा हुआ है, इसको पनामा जल संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, चित्र के अनुसार आपको दिखाया भी गया है। ये जो है क्या है? स्थल जल संधि है। जो कि स्थल को स्थल से जोड़ता है, उसको स्थल जल संधि कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। और जल को यहाँ पर देखिए, ये जो पाक जल संधि है, ये जल से आपको दिखाया जाता है। इसको जल संधि के नाम से जाना जाता है। जो स्थल से होगा वो स्थल होगा, जो जल होगा उसको जल संधि के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप श्रीलंका और भारत में जो है जो जल संधि है, वो पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर देखिए, स्थल संधि किसे कहते हैं? वही है स्थल संधि। जो होता है स्थल संधि, एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भाग को एक स्थान से जोड़ता है। आपको हम बता दिए थे, ये क्या है? स्थल, एक सकरा गली है, उसको इससे जोड़ता है स्थान को। अब जल संधि किसको कहते हैं? पानी का सकरा भाग जो बड़ी जल राशि जैसे समुद्रों तथा महासागरों को एक से दूसरे से जोड़ता है, उसको जल संधि के नाम से जाना जाता है। वो आपको हम बता दिए थे। पाक और श्रीलंका में जो भी जल संधि है, वो क्या है? पाक जल संधि है। भारत और श्रीलंका के बीच के जल संधि को पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। आगे है, ये समझ लिया आप उत्तरी अमेरिका के बारे में। यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो महाद्वीप है कहाँ पर स्थित है? उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में। ये उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। क्या आप इन के महासागरों के नाम बता सकते हैं? ये प्रशांत महासागर है। ये क्या है? प्रशांत महासागर है। ये यहाँ पर भी आप देखिएगा तो अटलांटिका महासागर है, यहाँ पर देखेंगे। आगे है दक्षिण अमेरिका।
दक्षिण अमेरिका देखिए, ये नीचे में जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, ये दक्षिण अमेरिका है। अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में, ये जो जितने भी भाग हैं, ये अधिकांश भाग जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर स्थित हैं? इसके पूरब, ये पूरब हो गया और ये पश्चिम हो गया। 2 महासागर हैं, उनको हम चित्र के माध्यम से आपको दिखाए थे। ऐसे आपको हम ऐसे यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 2 मानचित्र, ये प्रशांत महासागर हो गया, ये कहाँ है? ये पश्चिम का भाग है। ये देखिए, ये पूरब का भाग है, ये अटलांटिक महासागर है और यहाँ का जो भाग है ये पश्चिम में कौन-सा है? प्रशांत महासागर है। 2 भाग हैं जो पूरब और पश्चिम में दिखाया गया है। अब इसको देख लिए, आगे हम इसको पढ़ते हैं तो आगे है, इसके पूर्व और पश्चिम में हम देख लिए 2 महासागर थे, जो अटलांटिक और प्रशांत थे। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। इसी में जो है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ये उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई है। कहाँ से? उत्तर से दक्षिण की ओर। देखिए, ये जो भाग है इसका, ये जो भाग है यहाँ पर सबसे फैला हुआ है। कौन-सा है? एंडीज पर्वत। सबसे बड़ी पर्वत जो है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ी बड़ी नदी अमेजन बहती है और यहीं पर जो है सबसे बड़ी नदी अमेजन का प्रभाव होता है यहीं पर। कहाँ पे? तो दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका से आप 3-4 पॉइंट याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अमेज़न है, यहाँ पर एंडीज़ पर्वत है और यहाँ पर जो है 2 महासागर कहाँ-कहाँ? पूरब और पश्चिम में है, अटलांटिक महासागर पूरब और प्रशांत महासागर। और ये जो है क्या है? ये सब 3-4 पॉइंट थे जो आपके लिए बहुत ही, और किस भाग में है? अधिकांश भाग जो है दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। आगे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा मुल्क। आपसे पूछा जाता है, एक बड़ा और एक छोटे को आप याद रखिए, एक दूसरे नंबर को भी याद रखिएगा। और ये आपसे पूछा जाता है, तो विश्व का सबसे छोटा कौन महाद्वीप है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और ये जो है यहाँ पर है, ये दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, एक टापू। ठीक? यह चारों तरफ से महासागरों से घिरा हुआ है। ये इसलिए बोले जो ये चारों तरफ से क्या है? महासागर है ये चारों तरफ से महासागर से घिरा हुआ है। इसे द्वीपीय उपमहाद्वीप कहा जाता है और इसको क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। कौन? तो ऑस्ट्रेलिया। ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, महासागर से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप के भी नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, जो कि द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये महासागरों से चारों तरफ से घिरा हुआ है और ज़्यादातर जो भाग है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब अंतिम जो है वो है, अंतिम देखिए, अंतिम जो है अंटार्कटिका, एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। ये क्या है? एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित, ये भी क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ये जो भाग है अंटार्कटिका का भाग है, जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस उपमहाद्वीप के मध्य स्थित है और दक्षिणी ध्रुव जो है इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। क्योंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका होता है। आपसे पूछा जाता है जो सब हमेशा मोटी बर्फों की परत से कौन ढका होता है? तो ये अंटार्कटिका ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार की अस्थायी मानव निवास नहीं करता, यहाँ पर कोई मानव नहीं रहता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शोध केंद्र स्थित है। भारत की भी शोध केंद्र स्थित हैं, जैसे कि इसमें जो है मैत्री और दक्षिणी गंगोत्री के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है जो भारत के कौन से शोध केंद्र अंटार्कटिका में है, स्थित महाद्वीप में स्थित हैं, तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री के नाम से याद रखिएगा। अब आगे है जलमंडल। जलमंडल क्या है? तो जलमंडल जो है एक, आप पहले भी जान चुके हैं, जलमंडल किसे कहा जाता है? जहाँ पर जो है जल ही जल है। तो जल के बारे में हम देखेंगे तो जल जो है, पृथ्वी क्या है? एक नीला ग्रह है। आप पहले भी किए हैं, जो पृथ्वी क्या है? एक नीला ग्रह। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पर क्या है? जल है। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जो है जल तथा
29% भाग स्थल है, 71% भाग क्या है? जल है और 29% भाग क्या है? स्थल है। लेकिन इक्का 97.5% भाग जो है महासागर है और अवलवन जल जो पीने लायक जल है वो 2.5% है, 2.5%। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर, नदी, झील, हिमनद और भूमिगत जल ये सब वायुमंडल के जल वाष्प सभी यहाँ पर सम्मिलित हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% जो है भाग वह जल जो है महासागर में पाया जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% से अधिक भाग महासागर में पाया जाता है। वह इतना अधिक खारा होता है कि उसको हम पी नहीं सकते हैं। वो बहुत खारा नमकीन होता है, इसलिए उसको हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मानव के लिए उपयोग में नहीं लाया जाता है। शेष जल का भाग, बहुत बड़ा भाग जो होता है बर्फ की परतों एवं हिम नदियों एवं भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। किसके किसके रूप में? बर्फ में, हिम नदियों में, हिम मतलब बर्फ होता है, और भूमिगत जल में। जल का बहुत कम भाग अवलवण होता है, जो पीने लायक होता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल के लायक होता है। यही कारण है कि नीले ग्रह रहने के बावजूद भी हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर पानी क्या है? खारा है। आगे है महासागर। अब महासागर के बारे में पढ़ेंगे तो महासागर जो होता है, महासागर जलमंडल के मुख्य भाग है। ये क्या है? महासागर जलमंडल का प्रमुख भाग कौन है? महासागर है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे से ये जुड़े होते हैं। कौन कौन से महासागर हैं उसके बारे में हम जानते हैं। महासागर जल हमेशा गतिशील होता है और यह जो होता है हमेशा तरंगे जो देखते हैं वो हमेशा गतिशील होता है। इसमें तरंगें, ज्वार-भाटा तथा महासागरीय धाराएँ, महासागर जल के 3 प्रमुख गतियाँ हैं। कौन-कौन से? तरंगें, ज्वार-भाटा और महासागरीय धाराएँ। ये क्या है? महासागरीय जल के 3 प्रमुख गति हैं। 3 प्रमुख गति के नाम में को आपको जानना है, याद करना है तो उसमें हो गया तरंगे, ज्वार-भाटा और महासागरीय धाराएँ। ये महासागर जलीय के 3 प्रमुख मुख्य गति हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः महासागर 5 महासागर प्रमुख हैं। बड़े से बड़ा पहले आएगा, तब छोटा, तब छोटा, 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 ऐसे करके। सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर। याद रखिएगा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। दूसरा क्या है? अटलांटिक महासागर। दूसरा अटलांटिक महासागर। पहले में आप याद रखिए, पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया अटलांटिक महासागर, तीसरा हो गया हिंद महासागर, चौथा हो गया दक्षिण महासागर और पांचवा हो गया आर्कटिक महासागर। 5 महासागर याद एकदम रखिए। कौन-कौन? प्रशांत सबसे बड़ा, उसके बाद अटलांटिक महासागर, दूसरा हो गया, तीसरा हिंद महासागर, चौथा दक्षिण महासागर और पांचवा आर्कटिक महासागर। 5 महासागर आप देख लिए। 5 महासागर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। आप यहाँ पर देखे ही थे, प्रशांत महासागर क्या है? सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी की 1/3 भाग पर फैला है और पृथ्वी के जो भी 1/3 भाग उस पे ये फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग, आप पहले ऊपर भी पढ़े हैं कि पहले जो मेरियाना गर्त है, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो गहरा भाग है मेरियाना गर्त, कहाँ पाया जाता है? तो वहाँ प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त है, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। क्या ये? आपसे पूछा भी जाता है कि प्रशांत महासागर क्या है? तो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। कौन-कौन? तो आपको ऑप्शन में भी दिया जाता है जो कौन-कौन से हैं जो हैं महाद्वीप जो इनके इर्द-गिर्द हैं, चारों तरफ हैं। तो कौन-कौन है? तो याद रखिए, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, उत्तर और दक्षिण अमेरिका है। महासागर जो है, महासागर के चारों ओर इन महाद्वीपों की स्थिति को हम देख रहे हैं और आगे हम देखते हैं। अब दूसरा है अटलांटिक महासागर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। पहला प्रशांत, दूसरा अटलांटिक महासागर। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर का, आपसे यह भी पूछा जाता है एस आकार के महासागर कौन से हैं? तो याद रखिएगा, अटलांटिक महासागर जो है एस आकार का महासागर है। क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है और ये इसके पश्चिम जो किनारा है
ये जो किनारा है यहाँ पर उत्तर अमेरिका, और दक्षिण में जो है, दक्षिण का किनारा जो है यहाँ पर दक्षिण अमेरिका स्थित है, तथा पूर्व किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। और जो पूर्व का जो किनारा है, इसके ये एस बनाइए, और इसके पूर्व का जो ये किनारा है, इसमें आपको कौन कौन मिलेगा? एशिया और अफ्रीका मिलेगा। अल्टा अल अटलांटिक महासागर के तट पर बहुत अधिक दुरन उम, तंदुरित है। क्या है ये? बहुत बड़ी अधिक तंदुरित है। ये देखिए, तंदुरित इसको कहते हैं, एक ऊबड़-खाबड़, ये जो देख रहे हैं, ये इसको तंदुरित कहा जाता है। यह अनियमित एवं तंदुरित तट रेखा प्राकृतिक और पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थित है। ये जो आप देख रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं, ये बहुत ही पोतों के लिए यहाँ पर बहुत सारे पौध लगते हैं, जहाज लगाए जाते हैं, इसके लिए बहुत अच्छे हैं। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है, और व्यापार की दृष्टि से भी ये बहुत ही व्यस्त महासागर के नाम से जाना जाता है, जो क्या है? एस आकार के नाम से जाना जाता है, जो अटलांटिक महासागर है। आगे है, अब है अगला, हिंद महासागर। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम से पड़ा, यानी भारत के नाम पर इसको रखा गया। आपसे पूछा जाता है हिंद महासागर, ऐसे महासागर का नाम बताएं जो कि किसी देश के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा हो जाएगा? हिंद महासागर जो है, इसके नाम से, भारत के नाम से इसका नाम पड़ा। क्या नाम है? हिंद महासागर। यह महासागर क्या है? लगभग त्रिभुजाकार है। लगभग ये जो है त्रिभुजाकार है। कौन है? तो हिंद महासागर है त्रिभुजाकार। इसके उत्तर में एशिया है, पश्चिम में अफ्रीका है, और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया है। इसको ऐसे समझेंगे तो उत्तर में आप देखेंगे, उत्तर में आपको एशिया मिलेगा, उत्तर के भाग जो है इसमें एशिया है, और पश्चिम के भाग जो है, ये पश्चिम का भाग है, इसमें जो है अफ्रीका मिलेगा, और इसके पूर्व के भाग में आपको ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। ठीक, दक्षिण महासागर अब है अगला, दक्षिण महासागर। ये दक्षिण महासागर जो है अंटार्कटिका म- अट- अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। ये दक्षिण जो महासागर है, इसको अंटार्कटिका जो है, इसके चारों तरफ से इसको घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है। ये कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक ये दक्षिण महासागर जो है फैला हुआ है। अगला है आर्कटिक महासागर। ये आर्कटिक महासागर जो है सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर जो है ध्रुव पर ये फैला हुआ है आर्कटिक महासागर, जो कि आपको रूस के ऊपर जो देखने को मिलता है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव के वृत्त में स्थित है। यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। ये क्या है? उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है, और ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर के छिछले जल सागर से ये जुड़ा हुआ है, जल से जुड़ा हुआ है, जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? बेरिंग जल संधि। इसको बेरिंग जल आपसे पूछा जाता है, किन दो महासागर के बीच बेरिंग जल संधि है? तो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच में जो है, कौन है? बेरिंग जल संधि है। ये याद रखिएगा। यह उत्तर अमेरिका और उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। और किससे घिरा हुआ है? तो उत्तर अमेरिका और उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। आगे है वायुमंडल। वायुमंडल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे आप समझिए, ऊपर के भाग को हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल। सबसे ऊपरी भाग वायुमंडल, और उसके बाद आयनमंडल, और बीच के भाग को उसको बोलते हैं मध्यमंडल, और उसके नीचे के भाग को समताप मंडल, और उसके शुरू में जो होते हैं उसको क्षोभ मंडल, जहाँ पर आप हम सब रहते हैं। चलिए उसको हम समझते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? हमारी पृथ्वी चारों ओर से जो है गैस की एक परत से घिरी हुई है। पृथ्वी जो है, हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की एक परत से घिरी हुई है, जिसे क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एक अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। कौन? वायुमंडल। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की किरण की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। यह जो वायुमंडल है, हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है। आगे है, वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। से पूछा जाता है वायुमंडल कितने किलोमीटर? तो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है।
वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान एवं अन्य के आधार पर 5 परतों में बाँटा जाता है। इसको किसने 5 वायुमंडल को कितने भागों में बाँटा जाता है? तो 5 भागों में बाँटा जाता है। किसके आधार पर? तो उसके घटक, तापमान, इस सब के आधार पे उसको 5 भागों में बाँटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए पृथ्वी की सतह, ये जो है पृथ्वी की सतह नीचे के भाग को उससे शुरू करते हुए ऊपर की ओर हम जाएँगे। तो पहला कौन हो जाएगा? क्षोभमंडल। आपसे पूछा जाता है जो पृथ्वी की सतह का जो मंडल है उसको क्या बोला जाता है? उसको क्षोभमंडल बोला जाता है। दूसरा हो जाएगा समताप, तीसरा मध्य, चौथा आयन और पाँचवाँ वहिमंडल। ये चारों पाँचों जो मंडल हैं उसको याद रखिएगा, इससे आपसे एक ना एक क्वेश्चन बनता है, आप याद रखिए। आगे है वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है। वायुमंडल किससे बना है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का, जो कि साफ एवं शुष्क हवा का 99% भाग है। कितना प्रतिशत? 99%। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%। पूछा भी जाता है वायुमंडल में किसका कितना प्रतिशत है। तो आयतन के अनुसार कितना? आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और तथा दूसरी गैसें जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि जो है 1%। याद रखिएगा 78% नाइट्रोजन। एकदम क्वेश्चन के रूप में आप समझिएगा कि नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है कितना है, तो 78%, 78%। ऑक्सीजन पूछेगा तो आप 21 मारिएगा और नाइट्रोजन पूछेगा तो 78। ठीक। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए। पूछा जाता है वृद्धि के लिए आपको कौन से गैस है, कौन से हवा चाहिए, तो आप उसको कौन से देंगे? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन जो होता है वो वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये आपको वृद्धि के लिए आवश्यक है। सांस के लिए कौन? तो ऑक्सीजन, वृद्धि के लिए नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड यह भी बहुत कम मात्रा में है, लेकिन कार्बन डाइ ऑक्सीजन जो है, ऑक्साइड जो है ये बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करता है। इसका भी बहुत बड़ा काम है और यह जो है पृथ्वी जो जो ऊष्मा छोड़ रही है उसका ये अवशोषण करता है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। जिससे क्या होता है? पृथ्वी गर्म रहता है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है और इसके वृद्धि के लिए, किसके वृद्धि के लिए? पौधों की वृद्धि के लिए भी यह आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। जब हम ऊंचा जाते हैं तो उसके वायुमंडल में क्या होता है? भिन्नता, घनत्व में क्या होता है? भिन्नता आता है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होती है और इसे समझेंगे, जो यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे 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 ये समुद्र है, तल है, इसमें बहुत अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे उसका जो है घनत्व क्या होगा? घटता जाता है, तेजी से माइनस होते जाएगा। जब हम ऊपर जाएंगे तो उसका घनत्व घटता जाएगा। आप जानते हैं कि पर्वतों एवं पहाड़ियों को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। यहाँ पर पहाड़ और पठार में जो होता है हवा का घनत्व क्या होता है? कम होता है और यहाँ पर सांस लेने में हमको कठिनाई होती है। कठिनाई होती है ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना पड़ता है और हम जब ऊंचा जाएंगे तो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाएंगे ताकि हमारी सांस लेने में कठिनाई नहीं हो। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं क्या होता है? तापमान घटता जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान उसका घटता जाएगा, माइनस होते जाएगा। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। आपसे पूछा जाता है जो वायुमंडल पृथ्वी पर क्या करता है? दबाव डालता है, घटाता है, बढ़ता है, ये सब पूछा जाता है। क्या होता है? पृथ्वी पर ये दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग-अलग होता है। ये जो है एक स्थान से क्या होता है? दूसरे स्थान पर भी अलग-अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है तथा जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा होता है, कुछ क्षेत्रों में कम होता है। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। वायु जो होता है उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बढ़ती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। जो गतिशील है उसको क्या बोलते हैं? पवन कहा जाता है। आगे है जीवमंडल। जीवमंडल है आगे। तो जीवमंडल जो होता है किसे कहते हैं? तो जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। ये क्या है?
जल है, स्थल है और हवा है। इसके सीमित भाग को जीवमंडल के नाम से जाना जाता है। यह भाग वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। जीवमंडल में जीवन मौजूद है, जहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार की पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे के साथ जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया जाता है। जीवमंडल को कितने भागों में? दो भागों में, जीव जंतु जगत और पादप जगत। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल ये पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग जो होता है, ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी होने लगता है। जब हम मिट्टी जहाँ पर है वहाँ पर पेड़ पौधा है उसको काटते हैं तो ढलुआ भाग होता है, वहाँ पे मिट्टी जो होता है वो ज़्यादा कटने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएँ जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। भूकंप जाता है जो आता है, पृथ्वी की सतह जो है एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाती है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों पर कुछ भाग पानी में डूब गया। और ये कहाँ पर डूबा? तो अंडमान और निकोबार महाद्वीप था, वहाँ पर वो सुनामी के कारण डूब गया। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों से प्रभावित होने के कारण उनका जल मानव में इस्तेमाल लायक नहीं होता है। ये जो प्रभावित कुछ होते हैं वो इस्तेमाल के लिए मानव के लिए नहीं होता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुँचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों एवं गाड़ियों पर का उत्सर्जित पदार्थों वायु को प्रदूषित करता है। ये उद्योग जो हो गया, विद्युत तापीय संयंत्र हो गए, इससे क्या होता है? वायु प्रदूषित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्या ये? घटक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक अगर मात्रा हो जाएगी तो पृथ्वी के तापमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि होगा तो इसको क्या कहा जाएगा? भूमंडलीय तापन के नाम से जाना जाएगा। ठीक? इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल के बीच प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता है। हम इसको सही ढंग से उपयोग करेंगे ताकि इसका जो जलमंडल है, भूमंडल है, वायुमंडल है, इसको संतुलित कर सकें। तो चलिए इसका ये जो अध्याय है, 5वां अध्याय बहुत इम्पोर्टेंट था। महाद्वीप के बारे में पढ़े, सातों महाद्वीप के बारे में हम पढ़े, प्रशांत महासागर सागर के बारे में हम पढ़े। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर था जो कि खत्म हो गया। उसको आप बार-बार पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक बार, 2 बार आप ध्यान से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।